Hello, Assalamu alaikum. Welcome to our second series on this solution series of physics NEET. तो जो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स क्वेश्चन नंबर 15। तो हमें क्या बोला गया है, द डायमेंशंस दिस बिलोंग टू। कुछ डायमेंशन दी गई है एम एल टी रेज पावर माइनस टू ए रेज पावर माइनस टू। हमें बोलना है ये किसकी डायमेंशन है। तो हम चेक करेंगे, पहले सेल्फ इंडक्टेंस की चेक करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस एल की चेक करेंगे। तो हमें पता है कि एनर्जी होती है बराबर 1/2 LI²। तो हम यहाँ से डायमेंशंस ऑफ एल निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगी U/I² की डायमेंशन। तो हमारी जो एनर्जी की डायमेंशन होती है वो होती है ml²T⁻², और जो करंट की डायमेंशन होती है वो एम्पियर² होती है। तो इसकी जो डायमेंशन आ रही है ml²T⁻², तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रही है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे जो कि इन्होंने दिया है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसे हम म्यू नॉट बोलते हैं, म्यू नॉट बोलते हैं। तो आपको तो पता है म्यू नॉट हम कर सकते हैं, हमको तो पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है बराबर μ0I/2πa। तो यहाँ से हम क्या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं, दैट इज b टाइम्स a विच इज लेंथ अपॉन I। तो ये पता है हमें और ये पता है, तो हमें b का जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट करना है। वो हम दूसरी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल होता है बराबर F इज इक्वल टू क्यू वी बी। वहाँ से हम b को निकाल सकते हैं F/QV। F के डायमेंशन होते हैं mlt-2, Q के जो होते हैं दैट इज Q/V। Q/V को हम कर सकते हैं Q डिस्टेंस अपॉन टाइम, Q/T इज करंट, सो एम्पियर into length. This and this will go, so it will be ma⁻⁻1 t⁻⁻2, और हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम म्यू नॉट के जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ma⁻⁻1 t⁻⁻2 इंटू L अपॉन A। सो ये आ जाएगा mlt-2 a⁻⁻2, बिकॉज ये ऊपर आ जाएगा mlt-2 a⁻⁻2। तो यही तो हमें पूछा गया है, इट मैचेस विद दिस जो कि हमें बोला गया है, तो इसके साथ मैच कराएं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये असल में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के डायमेंशंस दिए गए थे। अगर किसी को ज़बानी भी ये याद है तो वो इस क्वेश्चन को ज़बानी भी कर सकता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16। Let T1 and T2 be the energy of an electron is the first and second excited states of an hydrogen atom according to Bohr's atomic model of an atom, the ratio T1 is to T2 is। तो क्या पूछा गया है फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम होता है, तो ये जो पहला इसमें स्टेट होता है इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेट होता है उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये किसी भी स्टेट में हो सकता है। तो जो इसकी जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। अब ये n क्या होता है, n फॉर दिस ग्राउंड स्टेट इज 1 एंड फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिस n इज 2 एंड सो ऑन। इसके बाद n इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का रेशो पूछा गया है, E या T इसको बोला गया है। तो अगर हम T1 अपॉन T2 को करेंगे दैट विल बी इनवर्सली रिलेटेड, दैट इज n2 अपॉन n1 होल स्क्वायर।
तो ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो n1 हमारा जो होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में दैट विल बी 2, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में n हमारा होगा 3। तो ये आ जाएगा हमारा 3/2, दैट इज 9/4। तो जो रेशो आ रहा है 9:4। तो हम देखेंगे दैट्स अवर ऑप्शन 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, two objects of mass are 10 and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass। तो एक रॉड दी गई है, इसके इर्द गिर्द दो मासेस पकड़ा गए हैं 10 kg 20 kg, और इसकी जो लेंथ दी गई है दैट इज 10 मीटर, और इसका अपने रॉड का जो मास है वो नहीं दिया गया है। तो हमें क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg। अगर इसका सेंटर ऑफ मास, पहले आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास अगर ये सेंटर है 5 सेंटीमीटर वाला जीरो पे, दैट इज, तो ये ज़्यादा अलाइन होगा टुवर्ड्स दिस 20। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में, जो ऑप्शन आप देख सकते हैं 20/3 इज 6 पॉइंट समथिंग, और ये तो 10 है, ये 5 है, इस 10/3। सो सीधे पता चलता है कि 20/3 विल बी इट्स आंसर। तो क्या हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, अगर ये सेंटर ऑफ मास हम किसी ओरिजिन पे, सेंटर ऑफ मास का जो ओरिजिन है यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्मॉलर मास x1 रखेंगे, तो 20 kg की जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास से वो होगी 10 - x1, isn't it? So इसकी जो कंजर्वेशन इक्वेशन होती है दैट इज 10 times x1 is equal to 20 times 10 - x1। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10x1 is equal to 200 minus 10x1। तो जब यहाँ जाएगा ये आ जाएगा 20x, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 20x1, तो ये यहाँ जाएगा, ये 30x1 आ जाएगा, और ये 200 आ जाएगा, 0 and 0 विल गो, x1 आ जाएगा हमारा 20/3। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 20/3। ये आप इक्वेशन सॉल्व करने के बगैर भी सॉल्व कर सकते थे बाय चेकिंग द ऑप्शंस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन लाइट प्रोपगेट्स थ्रू ए मटेरियल मीडियम, एक मटेरियल मीडियम दिया गया है जिस, पहले इसको रब कर लेते हैं। When light propagates through a material medium of relative परमिएबिलिटी, एक मीडियम हमारा है जिसकी परमिएबिलिटी है एप्सिलॉन और परमिटिविटी एप्सिलॉन और है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है। इसमें जो वेलोसिटी इसकी है वो वेलोसिटी v है इस मीडियम में। तो हमें क्या बोलना है, v किसके बराबर है? क्योंकि हमें पता है जो v हमारा होता है वो असल में बराबर होता है 1/रूट टाइम्स एप्सिलॉन टाइम्स म्यू ऑफ द मीडियम, और यहाँ से हमें पता है एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई आर रिलेटिव परमिटिविटी। सिमिलरली म्यू बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर। तो क्या हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज ई नॉट ई आर म्यू नॉट म्यू आर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट टाइम्स ई नॉट म्यू नॉट टाइम्स ई आर म्यू आर। तो ये जो होता है ये होता है हमारा c के बराबर। तो क्या हम लिख सकते हैं c/रूट ऑफ ई आर म्यू आर, दिस द वेलोसिटी ऑफ द लाइट और वेव इन द मीडियम। दिस इज क्लियरली आवर ऑप्शन 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। दो रजिस्टर दिए गए हैं हमारे पास जो कि पैरेलल में दिए गए हैं। एक का जो है R1, दिस इज R2, 200 ओम,
इनको किसी सर्किट के साथ कनेक्ट किया गया है, किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। हमें क्या बोला गया है, पावर डेवलप्ड इन 100 ओम इन ए गिवन टाइम t टू दैट ऑफ 200 ओम। हमें क्या करना है, पावर डेवलप्ड इन द रेशो ऑफ थर्मल एनर्जी, नहीं एनर्जी का बोला गया है लेकिन टाइम सेम है। तो आपको तो पता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर टाइम्स टाइम। तो हम पावर देख लेते हैं, पावर हमारे एक पैरेलल सर्किट में होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो हमारी जो एनर्जी होगी वो होगी वी स्क्वायर बाई आर टाइम्स टाइम। तो अगर हमें क्या निकालना है, ई वन अपॉन ई टू। तो क्या हम निकाल सकते हैं ई वन अपॉन ई टू, ई वन आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर वन टाइम्स टी होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू टाइम्स टी, क्योंकि इसमें v सेम है। दिस v एंड v विल गो, और टाइम भी सेम टाइम के लिए पूछा गया है। तो ई वन बाई ई टू आ जाएगा आर टू बाई आर वन। आर टू इज 200 एंड दिस इज 100, सो दिस विल गो। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2:1। तो हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में कहीं पे दिया गया है 2:1। यस, दैट्स आवर ऑप्शन 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। तो इसमें वी स्क्वायर बाई आर की फॉर्मूला लगेगी, आई स्क्वायर आर नहीं लगेगी, क्योंकि ये सर्किट सीरीज में नहीं है बल्कि ये हमारे पैरेलल में दिया गया है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेचड स्ट्रिंग इज डबल्ड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स ऑफ द ट्रांसफर। अगर हमारी स्ट्रिंग दी गई है जो कि टाई की गई है, और इसमें जो टेंशन टी है इसको डबल किया गया है दूसरे सिचुएशन में, दैट इज इफ इनिशियली इट इज टी1, सो टी2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी1। दूसरे केस में अगर इसमें इनिशियली स्पीड v1 से वेव जा रही थी और दूसरे इंस्टेंट में v2 से, दूसरे केस में v2 से जा रही है, तो हमें क्या बोलना है, रेशियो ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल स्पीड दैट इज v1 बाई v2 को ढूंढना है। तो आपको तो पता है जब वेव एक स्ट्रिंग पे मूव करती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है बराबर अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। क्योंकि सेम स्ट्रिंग को यूज़ किया गया है तो मास पर यूनिट लेंथ विल बी constant. So v1 upon v2 will be directly equal to t1 upon t2, isn't it? So t1 जो हमारा है t1 by t2 तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, t1 upon t2 will be equal to 1 upon 2। ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो रूट अपॉन 1/2। सो जो इसका रेशो आ जाएगा दैट इज 1:√2। सो वेलोसिटीज का रेशियो आ जाएगा 1:√2। दैट्स आवर ऑप्शन सेकंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट वी विल गो टू अनदर क्वेश्चन। A light ray falls on a glass surface of refractive index √3 at an angle of 60 degree. The angle between the refracted and reflected rays would be। तो क्या दिया गया है, एक ग्लास मीडियम दिया गया है हमारा, इसकी नॉर्मल पहले बना लेते हैं। तो इसके बाद क्या गया एक लाइट रे फॉल कर रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एयर से फॉल कर रही है, दैट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज √3। तो ये रिफ्लेक्ट करने के बजाय रिफ्रैक्ट कर रही है, और दिस इज डॉटेड लाइन, और अगर ये रिफ्लेक्ट कर लेती तो इस डायरेक्शन में कर लेती। तो हमें क्या पूछा गया है, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो कुछ रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और कुछ रिफ्रैक्टेड, तो ये एंगल पूछा गया है, दिस एंगल। तो पहले क्या करेंगे हम, आपको तो पता है ये पूरा एंगल 180 होगा, दिस होल एंगल विल बी 180। तो इफ दिस इज 60 तो एज पर रिफ्लेक्शन लॉ दिस स्मॉल एंगल ऑल्सो विल बी 60। तो फिर तो
180 को बराबर रखने के लिए ये भी 60 होगा। तो ये तो आ गया हमारे दो एंगल 60 एंड दिस इज 60। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये थीटा आर को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम n1 sin थीटा आई इज इक्वल टू n2 sin थीटा आर को यूज़ करेंगे। n1 हमारा 1 है, दिस इज sin 60 एंड दिस इज √3 sin थीटा आर। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा sin 60 इज √3/2 इज इक्वल टू √3 sin थीटा आर। √3 will go, theta r will be sin inverse of 1/2, that is theta r will be 30 डिग्री। तो ये हमारा जो एंगल आ रहा है 30 डिग्री, हमें पूछा गया है दिस एंगल, सो ये 60 आ रहा है और ये जो एंगल हमारा है 30 आ रहा है। So the correct answer is 60 plus 30, that is 90 degree. That is the angle between reflected and refracted ray. So the correct answer is option 2. इसका जो correct answer है that's option 2. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें क्या पूछा गया है, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। तो पावर दिया गया है एक ट्रांसमीटर का दैट इज 100 किलोवाट और टाइम दिया गया है 1 आवर का। तो क्या हम इस 1 आवर को पहले सेकंड्स में चेंज कर सकते हैं, दैट इज 60 टाइम्स 60, तो 3600 सेकंड्स आ रहे हैं। और जो हमारा किलोवाट है तो 100 टाइम्स 10⁻³ विच इज़ इक्वल 10⁻5 वाट्स। तो आपको पता है हमें एनर्जी की बात बोली गई है, दैट इज पावर टाइम्स टाइम, सिंपल। सो 10⁻5 इंटू 3600 दैट विल बी इक्वल टू 36 इंटू 10⁻7। तो एनर्जी का जो यूनिट है दैट इज जूल। दिस इज आवर ऑप्शन 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given circuits ABC the potential drop across the PN junctions are equal। तो 3 सर्किट दिए गए हैं और हमें बोलना है कि किन सर्किट्स में पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है। तो आप देख सकते हैं P to N दिया गया है और P to N। फॉर एग्जांपल अगर इसका 0.7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका भी 0.7 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। नेक्स्ट, अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप 0.7 है लेकिन इसका पोटेंशियल ड्रॉप -0.7 वोल्ट है, सिमिलरली इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज -0.7 और इसका पोटेंशियल ड्रॉप है -0.7। अगर हम प्लस माइनस पोलैरिटी को ले तो आप देख सकते हैं 0.7 0.7 -0.7 -0.7 यहाँ पे, लेकिन प्लस और माइनस में आ रहा है। तो ए और सी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपस में दोनों सर्किट्स में सेम है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ सर्किट्स ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स ऑप्शन 3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। पूछा गया है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है डायमेंशन यूनिट्स की बात की गई है। प्लेन एंगल जो होता है उसका जो डायमेंशन नहीं होता है बट उसका यूनिट होता है, दैट इज डिग्री और रेडियन डायमेंशन। और जो सॉलिड एंगल होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है स्टीरेडियन में होता है, रेडियन में होता है। तो लेकिन इन दो के
यूनिट्स नहीं होते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट्स ऑप्शन 1, दैट्स डायमेंशंस बट नो यूनिट्स। डायमेंशन होते हैं बट सॉरी यूनिट्स होते हैं बट नो डायमेंशंस। डायमेंशन नहीं होते हैं बट यूनिट्स होते हैं, सॉरी फॉर दिस। इसके जो यूनिट्स होते हैं दैट्स हम मेजर करते हैं, डिग्री में करते हैं, रेडियन में करते हैं, स्टीरेडियन में करते हैं, तो इसके यूनिट्स होते हैं बट डायमेंशन इसके नहीं होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, सॉरी फॉर दिस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज सो बबल। तो हमें एक सो बबल दी गई है, सो बबल एक्सपैंड्स द प्रेशर इनसाइड क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सो बबल है और इसके बाद ये एक्सपैंड हो गया, तो हमें बोलना है प्रेशर में क्या वेरिएशन होगी। तो आपको पता है V1 अगर इसका पहले वॉल्यूम था और इसके बाद इसका वॉल्यूम V2 आ गया, दैट इज V2 इज ग्रेटर देन V1। लेकिन चूंकि जब इसमें V2 आ गया तो इसमें ज़्यादा एयर इनसाइड आ गया होगा, तो जिसका मतलब है कि द प्रेशर इनसाइड कम हुआ होगा, सो द प्रेशर विल डिक्रीज। एक तो वैसे बोल सकते हैं, और नेक्स्ट हम बोल सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर हैज टू डिक्रीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 4, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी ऑफ मास दिया गया है एक बॉडी का 60 kg, 60 ग्राम सॉरी। तो एक बॉडी है जिसका मास है 60 ग्राम, तो इसका जो mg होगा दैट इज 60 टाइम्स 10। तो इसमें फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। फोर्स इसमें जो लग रहा है F वो 3 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन हम नहीं बोल सकते अभी G क्या है क्योंकि इसने फोर्स दिया है। तो बोला गया है कि इसमें फोर्स जो लग रहा है वो 3 न्यूटन का लग रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो हमें फील्ड की बात की गई है, तो ये सिमिलर है E इज इक्वल टू F/m और F/q जैसे हम चार्ज में बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं, तो सेम अप्लाई होगा यहाँ पर भी, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 60 होल डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि हमें kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 3/60 टाइम्स 1000। this 0 and 0 will go, 2 1 r 3 1 r 3 2 r 2 1 r and 2 50 r। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन पर kg। तो जो करेक्ट आंसर है इसका दैट विल बी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट्स तो दिए गए हैं, तो हम इसको रीड आउट करेंगे और आंसर इसका फाइंड आउट करेंगे। Biot-Savart's law gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitesimal current element ideal of a current carrying conductor only। तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट होता है और उसका हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं इससे, Biot-Savart's law से। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Biot-Savart's law is analogous to Coulomb's inverse square law of charge Q, with the former being related to the field produced by scalar source IDL, while the latter being produced by vector source Q। सो देखो यहाँ तक तो ये ठीक है कि स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ से रिलेटेड है, लेकिन जो स्केलर और वेक्टर की बात की गई है ये तो स्केलर ठीक है, लेकिन क्यों हमारा वेक्टर नहीं है, वो भी तो स्केलर ही है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। So the correct answer is option 2, that statement 1 is true, statement 2 is incorrect. Moving on to next question.
क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या कहा गया है, लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ रेडिये, एक सोलेनाइड दिया गया है हमारा, लॉन्ग सोलेनाइड दिया गया है जिसके 100 टर्न्स पर एम है, 100 एन हमारा दिया गया है, दैट इज टर्न्स पर लेंथ, और जो इसका रेडियस है वो 1 है। करंट जो इसमें फ्लो कर रही है दैट इज 1 एम्पियर। तो हमें सेंटर ऑफ द सोलेनाइड पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम करेंगे, ये तो डायरेक्ट फार्मूला से निकलेगा, P इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो जो हमारा म्यू नॉट होता है वो बराबर होता है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁷, जो हमारा n दिया गया है दैट इज 100 पर टर्न्स पर और जो हमारी करंट दी गई है वो 1 एम्पियर दी गई है, लेकिन दिस इज पर एम। तो हम इसको लिख सकते हैं 100/10⁻³ और हम लिख सकते हैं 100 × 10⁻³ तो क्या हमें इसको 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 1 एम्पियर। तो 3 to 5 तो ये आ जाएगा 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻² और 4 पाई का जो वैल्यू है वो 12.56 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला आ रहा है हमारा बी। सो दिस इज आवर ऑप्शन 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। यहाँ पे क्या करना है, इस को हमें ज़रूरी चेंज करना है मीटर में, दैट इज वी हैव टू 1 इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ रेडियस की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती है, बट दिस n शुड बी चेंज्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को क्या होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स में हमारी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या चेंज आती है हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में। तो आपको तो पता है हमारे कंडक्टर्स में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर T इज इक्वल टू और टेम्परेचर T नॉट टाइम्स 1 + अल्फा टाइम्स T माइनस T नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितना जितना हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतने हमारे इनिशियल टेम्परेचर में वैल्यू बढ़ता जाएगा, विच मीन्स if T increases resistance also increases। but for semiconductors में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है कि हमारा टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी लेकिन सेमीकंडक्टर्स में डिक्रीज होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। Moving on to our next question, first we will rub this. The ratio, question number 32 from series T1. So question number 32, the ratio of distance traveled by a freely falling body in the first, second, third and fourth second is। तो हमारी freely falling body एक है जिसका u 0 है और इट इज़ फॉलिंग फ्रीली, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर है। तो हमें क्या बोलना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेकंड में कितना इसकी डिस्टेंस ट्रैवल है उनका रेशो निकालना है। तो अगर हम पहले सेकंड में निकालें दैट विल बी इक्वल टू 1/2 g इंटू 1 स्क्वायर, isn't it? It will be g/2 for 1 second up to second, not for second but up to second, it will be 1/2 times g 2 square, that will be equal to 2 4g/2, that will be equal to 2g। लेकिन
For second it will be 2g minus g by 2. That will be for 3g by 2. For S3, for up to third second, what will be the distance? Up to third second, it will be equal to 1 upon 2 g of 3 square. That will be 9g by 2. लेकिन हमें तीसरे सेकंड में ढूंढनी है. दैट इज नॉट अप टू 3 सेकंड बट ओनली फॉर द टाइम बिटवीन t इक्वल 2 to t इक्वल 3 सेकंड. तो हमें इन दो को आपस में माइनस करना पड़ेगा. दैट इज 9g by 2 minus 2g. 9 minus 4g, that is 5g by 2. Similarly for S4, that is up to fourth second, what will be the net distance? Net distance will be 1 by 2 g times 4 square. That is 16g by 2. तो अब और हमें इन दो को माइनस करना पड़ेगा. दैट इज 19 minus 6 will be 7g by 2. सो फर्स्ट सेकंड में तो g by 2 ही करेगी. अप टू सेकंड इट विल बी 4g by 2. लेकिन उस एक सेकंड के लिए इसने 3g by 2 मूव किया होगा. एंड देन 5g by 2. सो जो रेशो आ जाएगा आप देख सकते हैं, दैट इज g by 2 इज टू 3g by 2 is to 5g by 2 is to 7g by 2. g by 2, g by 2, g by 2 and g by 2 will get cancelled. तो ये आ जाएगा 1 is to 3 is to 5 is to 7. So what is the correct option? It is option 2. Option 2 इसका correct answer है. तो इसमें हमने कौन सी equation को use किया? We have used the equation s is equal to ut plus 1 by 2 at square. और हमारा जो u है initially that is 0 because it is a free fall. तो हमने हर किसी केस में u को 0 कंसिडर किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद. A copper wire of length 10 meter and radius 10 to the power minus 2 divided by root pi meter has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electric field strength of 10 volt per meter is. तो क्या दिया गया है? लेंथ दी गई है 10 मीटर, रेडियस दिया गया है 10 to the power minus 2 divided by root pi और रेजिस्टेंस दी गई है 10 ओम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया है 10 वोल्ट पर मीटर. हमें क्या बोला गया है? करंट डेंसिटी जे को फाइंड आउट करना है. तो आपको तो पता है जे हमारा होता है बराबर सिग्मा टाइम्स ई. सिग्मा इज नॉट गिवन तो हम इसको लिखेंगे, सॉरी सिग्मा को ऐसे लिखते हैं सिग्मा. तो हम इसको 1 अपॉन रो लिख सकते हैं टाइम्स ई. और रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो जे इज इक्वल, यहाँ से रो आ जाएगा ए आर बाई एल. तो क्या हम लिख सकते हैं ई अपॉन ए आर अपॉन एल, दैट इज ई टाइम्स एल अपॉन ए आर. तो E is given, L is given, R is given, that is R is the resistance. तो एरिया जो हमारा है, हमारी कॉपर वायर दी गई है. कॉपर वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है. तो जो एरिया इसका आ जाएगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर. तो क्या हम लिख सकते हैं 10 इंटू एल इज 10, ऑल्सो ई इज 10 डिवाइड बाई ए दैट्स पाई आर स्क्वायर. और हमारा है 10 to the power minus 4 upon root pi whole square is pi times resistance. Resistance is 10. This 10 and 10 will go, this pi and pi will go और ये ऊपर चला जाएगा. That is 10 to the power 5 ampere per meter square because it is current density. So the correct answer is 10 to the power 5 ampere per meter square.
यहाँ पे एरिया हमारा है सर्कुलर एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो इसका जो 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज ऑप्शन 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेवलेंथ्स के रिलेटेड। हमें कुछ वेव्स ये दी गई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स दी गई है और वेवलेंथ पूछा गया है। तो ये हमें पढ़ा होता है कि जो हमारा लैम्डा होता है इस डायरेक्शन में, हमने पढ़ा होता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल हमारा जो बीच में होता है, यूवी, एक्सरे एंड गामा। इनका जो लैम्डा होता है इस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या है, रेडियो वेव्स का सबसे ज़्यादा होता है। सो यू कैन सी रेडियो वेव्स, एम रेडियो वेव्स को सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज ऑप्शन 2। इसके बाद हमारे माइक्रोवेव्स को होगा, एंड द नेक्स्ट बिगर क्वांटिटी इज दिस। उसके बाद हमारे इंफ्रारेड को होगा, दैट इज दिस, एंड एक्स रेज विल बी 4 को 1 होगा, दैट विल बी। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए को 2 है, बी को 3 है, सी को 4 है, एंड दैट्स ऑप्शन 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 in terms of lambda. Moving on to our next question. जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो it is related to photoelectric effect. That's question number 35 from series T1. So when two monochromatic lights of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट्स की फ्रीक्वेंसीज न्यू एंड न्यू बाई 2, और एक बार इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज़ वी एस बाई 2, और न्यू बाई 2 के वक्त वी एस है। हमें थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है, किसकी, मेटल की थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसकी जो इक्वेशन होती है वी नॉट की, वो बराबर होती है एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई, एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई। तो क्या हम इसको, इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारा पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस बाई 2 है, तो हम लिख सकते हैं एच बाई ई टाइम्स न्यू, बिकॉज उसको हमारा न्यू फ्रीक्वेंसी दी गई है, माइनस न्यू नॉट। सिमिलरली हम कर सकते हैं वी एस इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू बाई 2 माइनस न्यू नॉट। दो केस बन गए हमारे। तो इफ़ वी डिवाइड दीज बाई, आपस में डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा वी एस बाई 2 होल डिवाइडेड बाई वी एस इज इक्वल टू एच बाई ई होल डिवाइडेड बाई एच बाई ई न्यू माइनस न्यू नॉट होल डिवाइडेड बाई न्यू बाई 2 माइनस न्यू नॉट। दिस एंड दिस विल गो, दिस एंड दिस विल गो। तो आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन न्यू बाई 2 माइनस न्यू नॉट। तो ये आ जाएगा न्यू बाई 2 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस न्यू माइनस ट्वाइस न्यू नॉट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो न्यू नॉट फाइंड आउट करना है। न्यू नॉट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा +2 माइनस दैट इज न्यू नॉट, और ये आ जाएगा ट्वाइस न्यू माइनस न्यू बाई 2, दैट इज 3 न्यू बाई 2। हमारा जो न्यू नॉट आ जाएगा, तो हमारा न्यू नॉट आ जाएगा 3 न्यू बाई 2, दैट्स आवर ऑप्शन 3। तो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी जो इस मेटल की है
वो दैट इज़ 3/2 u0। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 3/2 u0 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें क्या पूछा गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो हमें असर्शन और रीजन दिया गया है। द स्प्रिंग दैट स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द shear modulus ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। तो बोला गया है कि स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द shear modulus ऑफ द मटेरियल। सो दिस इज करेक्ट। और जो रीज़न दिया गया है, coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring of same dimensions. So this is wrong because steel has more tensile strength than copper. So assertion is correct but the reason is wrong, which means A is true but R is false. So the correct answer is option 2. Next question जो दिया गया है that's related to pendulums. पेंडुलम के रिलेटेड दिया गया है, जो हमारे मैकेनिकल पेंडुलम होते हैं उनके रिलेटेड। तो क्या कहा गया है, टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 121 सेंटी and 100 centimeter start vibrating in phase. At some instant the two are at their mean position same in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum after which they are again in phase at mean position is। तो एक पेंडुलम दिया गया है जिसकी लेंथ है 121 सेंटीमीटर और दूसरा पेंडुलम दिया गया है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ये फॉर एग्जांपल इस मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं और उस टाइम पे ये फेज में हैं। तो हमें बोलना है कि कितने वाइब्रेशंस के बाद ये वापस फेज में आएंगे, लेकिन मिनिमम वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम के वाइब्रेशन के बाद। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम शॉर्ट पेंडुलम के वाइब्रेशन कितने वाइब्रेशंस के बाद ये वापस में फेज में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसका अगर टाइम पीरियड T1 है और इसका टाइम पीरियड T2 है, तो लेकिन जो हमारी टाइम पीरियड की इक्वेशन होती है दैट इज 2π√L/g। तो क्या हम T1/T2 निकाल सकते हैं, दैट विल बी √L1/L2। तो ये आ जाएगा T1/T2 विल बी इक्वल टू 121/100। तो ये आ जाएगा 11/10, that will be 1 point, that is T1/T2 will be 11/10। तो इसका मतलब है 10 times of T1 is equal to 11 times of T2। इसका मतलब है 10 इस वाले पेंडुलम के जो 10 टाइम पीरियड हैं, जितना टाइम उनको लगेगा उतना इस पेंडुलम के 11 टाइम पीरियड्स में लगेगा। जो टी पहले पेंडुलम के 10 टाइम पीरियड्स में लगेगा, 10 ऑसिलेशंस में लगेगा, वही टाइम इस वाले पेंडुलम के 11 ऑसिलेशंस में लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वापस इसी पोजीशन पे कब आएंगे, दैट इज आफ्टर 11 टाइम पीरियड्स ऑफ दिस सेकंड पेंडुलम एंड आफ्टर 10 पीरियड्स ऑफ दिस फर्स्ट पेंडुलम। लेकिन हमें शॉर्टर पेंडुलम का पूछा गया है, इसका मतलब है कि 11 टाइम पीरियड के बाद ये वापस इस मेन पोजीशन पे इन फेज मूव करेंगे। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। So this was a little bit tricky question. Moving on to our next questions. Question number 39. A ball is projected with a velocity of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction. तो एक प्रोजेक्टाइल दिया गया है
इसको प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अमूमन हॉरिजेंटल के साथ दिया जाता है, लेकिन इस वक्त वर्टिकल के साथ दिया गया है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा। तो क्या कहा गया है, इट स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड रहेगी? तो आपको तो पता है जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट इसके दो होते हैं, हॉरिजेंटल एज वेल एज। अगर इसकी स्पीड v है तो ये वाला कंपोनेंट इज v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा है। एट दिस मोमेंट दिस v cos थीटा वुड हैव vanished to जीरो, और रिमेन खाली बचा होगा v sin थीटा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होगी दैट इज v sin थीटा। v तो हमारा 10 दिया गया है, 10 इंटू साइन ऑफ 60। साइन 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2, that is 10 times root 3 upon 2, 2 1 r, 2 5 r, that's 5 root 3 meter per second because it's velocity. So the correct answer is option 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो ये दिया गया है, दिस इज अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो पहले इसको रब करेंगे। तो क्या पूछा गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला को। तो इसमें जो फार्मूला होते हैं एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी हमारा होता है एफ आर स्क्वायर m1 m2। सो आ जाएगा एफ की होती है एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। सो ये आ जाएगा एम रेज पावर माइनस वन L cube t raised power minus 2, m raised power minus 1, L cube t raised power minus 2. This is option second. इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की दी गई है जो कि बराबर होती है mgh के बराबर। तो ये आ जाएगा m एल टी माइनस टू इंटू एल, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो बी का जो ऑप्शन है 2 है, दैट इज ए का 2 है, बी का 4 है। ए का 2 है, बी का 4 है। तो पहले दो ऑप्शंस में आ रहा है। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा दिया गया है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसमें एक एल कम हो जाएगा, उसमें एक एल कम हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। तो वो देखेंगे एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर। तो हमारा जी पता है, जी हमारा है एम रेज पावर माइनस वन एल क्यूब। तो इसमें इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा और एल रेज पावर माइनस वन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी रेज पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी रेज पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी रेज पावर माइनस टू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट्स ऑप्शन 1. Option 1 is the correct answer of this question. Moving on to our next question. It is related to Wheatstone Bridge. तो एक Wheatstone Bridge दिया गया है और कहा गया है is a Wheatstone Bridge is to determine the value of unknown resistance x by adjusting the variable resistance y as shown in the figure. For the most precise measurement of x, the resistances p and q. तो एक Wheatstone Bridge दिया गया है। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है। दिस इज पी क्यू एक्स एंड वेरिएबल रजिस्टर वाई। तो जब ये बैलेंस आउट कब हो जाएगा,
अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो हमें बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करनी है, दैट्स p बाई क्यू इज इक्वल टू x टाइम बाई y। तो हमारा y वेरिएबल है, तो इसमें क्या दिया गया है, तो p एंड q के बारे में हमें बोलना है कि क्या होना चाहिए। शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल, शुड बी वेरी स्मॉल, very large and unequal, do not play any significant role, should be approximately equal to 2x। तो जो इसका बेहतरीन आंसर है, बिकॉज दिस इज वेरिएबल। फॉर एग्जांपल p एंड q अगर बराबर आ जाएंगे, p एंड q बराबर आ जाएंगे, तो x और ये रेशो 1 आ जाएगा और x आ जाएगा y के बराबर। इसका मतलब है हम y को तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक हमारा y x के बराबर ना आ जाए। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है कि ये आपस में इक्वल होने चाहिए, दैट इज़ बेस्ट। बिकॉज और हमारा ये जो पी एंड क्यू है ये स्मॉल ही होना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा भी हम नहीं रख सकते। दैट इज़ द मोस्ट suited आंसर फॉर this question, that is these should be approximately equal and are small. So the correct answer is option 1, that is p and q will get cancelled, this ratio will become 1 and we will adjust y up to that extent till we get y's value equal to x. Next question is question number 42 and क्या पूछा गया है इसमें, फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ फॉर ए लॉन्ग कंडक्टर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग ए स्टेडी करंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। एक वायर दी गई है जिसका कुछ क्रॉस सेक्शन है और इसका जो सेंटर है एक्सिस है, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, और हमें पूछा गया है कि इनसाइड दिस अगर इसका रेडियस r है और आउटसाइड पूछा गया है एनी पॉइंट स्मॉल r पे मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है जो इनसाइड इसकी इक्वेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो आती है म्यू नॉट आई नॉट इफ दिस इज एट ए डिस्टेंस x, म्यू नॉट आई नॉट x डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और वी कैन से r। और अगर हम आउटसाइड देखेंगे एट ए सम डिस्टेंस x, तो उधर आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है म्यू नॉट आई नॉट, अगर इसमें से करंट कुछ फ्लो कर रही है आई नॉट, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई स्मॉल x, विच मीन्स b इज आउटसाइड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इसका जो डायग्राम बनाए with respect to x variation of b, तो at the center of this axis, इस axis पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जीरो है और फिर ये लीनियरली ग्रो कर रहा है अप टू द सरफेस, और सरफेस के बाद ये इनवर्सली मूव कर रहा है, दैट इज b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और तो that is it's a linear function of distance or up to the boundary of the wire। सरफेस तक ये तो लीनियरली वेरी कर रहे हैं, उसके बाद डिक्रीज कर रहे हैं 1/r से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। so thank you for watching this video, hope you like the solutions posted and please keep watching this channel and wait for next video जिसमें हम ये बाकी सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।